भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को इन्होंने बदल दी। अब पूछेंगे कैसे बदली, तो आप समझिए कि धर्म की राजनीति बीजेपी का एक कोई इशू रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी को भी एक जाति की राजनीति करने पर विवश कर दिया। अब राहुल गांधी के मुंह से ये सब निकलना कि जाति पर जाति जनगणना होगा, यानी कांग्रेस का जो संभाव था, वो एक नेचर था, वो खो गया है। प्रियंका गांधी को आप कितना भी क्रेडिट दे दें, लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को अभी राहुल गांधी का क्रिएट किया हुआ है, उसकी वजह से वो वायनाड जीत पाई। आप सोचिए, आपको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, आप उत्तर प्रदेश में फेल हो गई। अगर आप समझना चाहेंगे तो ऐसा प्रियंका गांधी के आने से उनके बोलचाल के ढंग, उनके अंदाज, उनकी शैली पर चर्चा हो सकती है। आप करेंगे, हम करेंगे, लेकिन भारतीय राजनीति में इस वक्त नरेंद्र मोदी को अगर चुनौती देने वाला कोई शख्स है तो वो है राहुल गांधी। मैं अभी अपने कुछ दिल्ली के मित्रों से बातचीत कर रहा था, तो वो बोले थे कि दिल्ली में केजरीवाल ठीक है। हालांकि दिल्ली को अगर आप शीला दीक्षित के कंपेरिजन में अगर तोलेंगे तो वो आपको उतना दिल्ली, वो स्वच्छ दिल्ली या सुंदर दिल्ली वाली बात तो है नहीं। एक सरकारी हॉस्पिटल में एक देश के सांसद हैं, वो उनको आरएमएल से फिर ट्रांसफर कर दिया कैलाश हॉस्पिटल में। कैलाश हॉस्पिटल किसका है? महेश शर्मा जी का, बीजेपी के नेता है। इन तमाम सवालों को अगर जनता के पास लाया जाएगा तो जनता समझेगी। जनता जानना चाहती है सच क्या है। आपने कहा ना, जनता को तो पता ही नहीं होता कि सच क्या है, झूठ क्या है। आप किसी भी सड़क पर चलते हुए आदमी से पूछिए, उसको सिर्फ सुनाई पड़ेगा कि नहीं वहां मस्जिद मिला है, वहां मंदिर मिला है। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। जुमाती में आज मेरे साथ हैं ज्ञानेश श्रीवास्तव। ज्ञानेश जी की पत्रकारिता की जो यात्रा है बड़ी विशाल है। वो देवघर से प्रभात खबर से आए, चढ़ते हुए जनसत्ता दिल्ली में आए, और फिर इन्होंने वो दौर देखा है जब दुनिया टीवी न्यूज से अपरिचित थी। इनके सामने ही आज तक का उदय हुआ, और फिर सहारा में बहुत लंबी पारी इन्होंने खेली है। लेकिन इनसे बातचीत करने का जो हमारा मकसद है, पत्रकारिता के अतीत के बजाय 2025 में वो क्या देख रहे हैं, कैसी राजनीति रहेगी और पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है। स्वागत है ज्ञानेश जी आपका। धन्यवाद आपको। और जैसे कि मैंने बताया कि क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रहे हैं हम चलते? यात्रा का एक पड़ाव होता है, तो भारतीय राजनीति में कई पड़ाव आए हैं। ये जो पड़ाव है इसको भी देखना पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा। और अगर आप भारतीय राजनीति को समझना चाहेंगे तो आप याद करिए कि गैर कांग्रेस की जब सरकार बनी 77 में, तो उसके बाद फिर तमाम राजनीतिक उथल पुथल चलते रहा, लेकिन स्थिरता नहीं आई। फिर अन्ना का आंदोलन आता है, और अन्ना से फिर केजरीवाल, और फिर बीजेपी का सत्ता में आना। इस बार बीजेपी सत्ता में आई है मजबूती से, तो उसका प्रभाव दिखेगा। अब तक क्या था ना कि बैसाखी में जो सरकार होती थी तो दिखती नहीं थी, विपक्ष का कोई ऐसा रोल आज तक देखा नहीं गया था। क्योंकि आपको याद होगा कि इमरजेंसी के बाद में 77 में जब जनता पार्टी की शासन आई तो लोगों की उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वो उम्मीदें इसी ढह गई क्योंकि कई पार्टियों का वहां पर गठजोड़ था। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार, और ये तीसरी बार तो खैर इसमें सरकार थोड़ी सी आपको उसकी कमी दिखाई पड़ेगी। अब की बार मोदी सरकार वो वाला नारा नहीं गुजरा, लेकिन 2 टर्म में आपने देखा कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को इन्होंने बदल दी। अब पूछेंगे कैसे बदली, तो आप समझिए कि धर्म की राजनीति बीजेपी का एक कोई इशू रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी को भी एक जाति की राजनीति करने पर विवश कर दिया। अब राहुल गांधी के मुंह से ये सब निकलना कि जाति पर जाति जनगणना होगा, यानी कांग्रेस का जो संभाव था, वो एक नेचर था, वो खो गया है। राहुल गांधी इमर्ज किए हैं, एक अच्छा नेता डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें मुझे कहीं से कहीं खोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये भारतीय राजनीति का ये असर है, नरेंद्र मोदी जी का असर है। ज्ञानेश जी, पार्लियामेंट सत्र, पार्लियामेंट ही बहुत हद तक राजनीति की दिशा दशा तय करता है। ये शीतकालीन सत्र जो बीता, पहली बार दिखा, पहले विचारों की लड़ाई होती थी, आमने सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद करके, और जो कुछ भी होता था असॉल्ट नहीं होता था। भारतीय राजनीति को माना जाता था कि प्रतीकात्मक विरोध है, सामने हम बहुत ज्यादा वैचारिक आपसे मतभेद रखते हैं, मुंह के सामने बोल देंगे, दूर से बोल देंगे, फिर हम आपको धक्का नहीं देंगे, हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, और फिर ऐसी संभावना रहेगी कि दोस्ती भी करेंगे और बैठ करके सामने बैठेंगे और विचार आगे बढ़ता रहे आपका इसका स्पेस। लेकिन जब हम
2025 का आगाज देख रहे हैं, 2025 से पहले ही घटना हो रही है, तो क्या ये विकृतियां और बढ़ती हुई दिखेंगी आपको या फिर लोग समझेंगे? नहीं, और विकृतियां आएंगी। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके पीछे जो वजह क्या है आपको समझना पड़ेगा। मोदी जी के जो 2 टर्म के शासन रहा उसमें विपक्ष का नेता नहीं बन पाया कोई, विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। तो संसदीय परंपरा का एक तरह से उन्होंने देखा नहीं, मोदी जी ने नहीं देखा, जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने देखा नहीं कि विपक्ष के नेता का भी ये अधिकार होता है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 240 सीटों पर समझ गए हैं और आप 100 के करीब कांग्रेस आ गई है। तो विपक्ष का जो पद मिलाना ये सत्ता पक्ष के लिए बड़ी कुलबुलाहट की बात है, और ये कुलबुलाहट इसलिए है क्योंकि 10 साल उन्होंने निर्बाध रूप से काम किया है। और वो जो कहते हैं ना कि सत्ता अगर मान लीजिए खिसकने लगे या डोलने लगे तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग फिर अपने एग्रेसिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। जो देख रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन मुझे तो उम्मीद और भी है कि ऐसी घटनाएं और भी दिखेगी। एलओपी को तो कोई वैल्यू देता ही नहीं है। एलओपी क्या होता है कुछ समझता ही नहीं है। हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं और लंबे समय से हम लोग, आपने भी देखा है, राजनीति का भी देखा है। एलओपी का इसके पहले जितने भी एलओपी थे कौन थे? सब बीजेपी के लोग थे या विपक्ष के लोग थे। हाँ, एलओपी जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में, वाजपेयी रहे, बाकी बड़े बड़े हस्ती रहे, और लंबे समय तक विपक्ष का नेता एलओपी बनते रहा। कभी कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस आपको याद करिए राजीव गांधी के समय में 400 से ज्यादा सीटें थी। कभी किसी ने धक्का नहीं दिया, किसी ने गुंडा नहीं कहा। कांग्रेस हमेशा से मजबूत स्थिति में थी, लेकिन एलओपी को वो दर्जा मिला। इस बार क्यों नहीं मिला? पहले सवाल है कि राहुल गांधी ने क्या किया वो महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। आप संसद की कार्रवाई देखेंगे तो आपको एक तरफा दिखाई पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम लोगों को एक तरफा दिखाई पड़ता है कि एलओपी को कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि आप संविधान को नहीं मान रहे हैं। तो ये विकृति है। यही विकृति और भी आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। एलओपी पर आप एलओपी और कांग्रेस की राजनीति पर केंद्रित हैं और बोल रहे हैं, तो मुझे ये बात बताइए कि जो प्रियंका गांधी आई साल के आखिर में और 2025 से उनके संसदीय राजनीति का जो और प्रखर रूप देखने को मिलेगा, काफी कुछ था, साड़ियां इंदिरा गांधी की थी, सब कुछ थी, प्रतीक होता है राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट। और अब तक ये महसूस लोग कर रहे थे कि राहुल गांधी लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, लेकिन वो जो पॉइंट नहीं था, बहुत मेहनत कर रहे थे प्रदेश यात्रा का सब कुछ, और जन संवाद का जो ये था कनेक्टिविटी, वो कहीं ना कहीं गैप लग रहा था। और वायनाड से जीतना पड़ा, जो प्रारंभ हो अलग था, वो कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश में रहे, लेकिन वायनाड जाना पड़ा और वायनाड से जीत के आएंगे, लेकिन फिर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश केंद्रित हो जाएंगे वो वायनाड के सांसद होने के बावजूद भी। तो आपको क्या लग रहा है कि 2025 से जो कांग्रेस ड्रिवन पॉलिटिक्स है वो किधर जा रहा है? आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी के लिए इस तरह का माहौल कैसे मिला, किसने तैयार किया? राहुल गांधी ने तैयार किया। आपको याद होगा 2014 के बाद कांग्रेस बुरी स्थिति में थी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में जाकर के वहां असफलता का मुंह देखना पड़ा और लगभग ये एक तरह से बैक हो गई थी पॉलिटिक्स में, एक मैंने पीछे से सपोर्ट कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में याद रखा जाएगा, कैसे विपक्ष की राजनीति को जिंदा कर और प्रियंका गांधी को आप कितना भी क्रेडिट दे दें, लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को अभी राहुल गांधी का क्रिएट किया हुआ है, उसकी वजह से वो वायनाड जीत पाई। आप सोचिए, आपको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, आप उत्तर प्रदेश में फेल हो गई। अगर आप समझना चाहेंगे तो ऐसा प्रियंका गांधी के आने से उनके बोलचाल के ढंग, उनके अंदाज, उनकी शैली पर चर्चा हो सकती है, आप करेंगे, हम करेंगे। लेकिन भारतीय राजनीति में इस वक्त नरेंद्र मोदी को अगर चुनौती देने वाला कोई शख्स है तो वो है राहुल गांधी। कोई भी प्रखर नेता जिस अंदाज में, ये अलग बात है कि कई जगह राहुल गांधी चुक जाते हैं, हमने देखा है कि शब्दों का चयन वो ढंग से नहीं कर पाते हैं, बस यही एक खामी है, आप मान सकते हैं। और कई बार वो गुस्से में आते हैं और गुस्सा कहीं ना कहीं नुकसान देता है। तो यही बात आपको नरेंद्र मोदी में भी देखिए, वो भी गुस्से में आते हैं तो क्या क्या नहीं बोल देते हैं संसद के जैसे पवित्र जगह पर। लेकिन प्रियंका गांधी के आने से भारतीय राजनीति में या कांग्रेस के नेचर में बदलाव नहीं आएगा। राहुल गांधी अभी लीड कर रहे हैं। न केवल राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, बल्कि पूरे विपक्ष की निगाहें भी उन्हीं पर टिकी हुई है। आप
आप ये समझिए कि राहुल गांधी का जो ऑरा है आज की तारीख में एक विपक्ष के नेता के रूप में मजबूत दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बताइए कि अभी ममता बनर्जी बंगाल से बात उठी कि भाई ये बहुत हो गया, बहुत दिन तक आपको दिया हमने और इंडी गठबंधन ठीक से काम नहीं कर रहे। ऐसी आवाज महाराष्ट्र से शरद पवार के यहाँ से उठी, बाकी कई लोग शिवसेना उठा रही है, इंडी गठबंधन को नया नेता चाहिए, ममता के लोगों ने समर्थन नहीं किया, लालू यादव ने समर्थन किया, तो उसमें भी बदलाव आ रहा है या क्यों आ रहा है? क्या ज्यादा असर्टिव हो रहा है राहुल गांधी इसकी वजह से आ रहा है? लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह लीड कर जाएगी और फिर पीछे छूट जाएगी, इसकी वजह से आ रहा है या कोई और वजह? एक बड़ी वजह तो यह है कि कांग्रेस लगातार धीरे धीरे ग्रो कर रही है, एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि संगठन के तौर पर कांग्रेस अभी भी कमजोर है, ये माना जाएगा। दूसरी बात, फंड की कमी है, इसका फायदा उठा रहे हैं बाकी जो दल के लोग, और ममता बनर्जी आ जाए, चाहे अखिलेश जी आ जाए, चाहे शिवसेना आ जाए, एक्सेप्टेंस आज की तारीख में भी राहुल गांधी की है। आप यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी, आपने संसद का शीतकालीन सत्र का जिक्र किया, शीतकालीन सत्र में नरेंद्र मोदी नहीं आए, चर्चा हो रही थी संविधान पर, कब आते हैं? जब उनकी बारी आती है। और आपको याद होगा इसके पहले वाले सत्र में जब आमने सामने मोदी जी और राहुल गांधी थे, उन्होंने कहा था कि मोदी हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, जिस एग्रेशन में था, तो वो डर है, वो डर सिर्फ राहुल गांधी का है। अब राहुल गांधी को आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, उनकी कई खामियां हैं, कई कमियां हैं, और लगातार उन्होंने अपने आप में सुधार किया है। विपक्ष की राजनीति की बात करिए तो आपको मुझे याद आ रहा है जनता पार्टी का सेम इसी तरह स्थिति थी। आप जनता अगर मोदी सरकार से नाराज है या उसमें कुछ उसकी कमियां निकालना चाहती है, तो आपस में फूट पड़ने वाली जो बात है ना, आप याद करिए इमरजेंसी जैसे वाकये में भी क्या हुआ था, फूट कर गई थी। चरण सिंह, मोरारजी देसाई, तमाम लोग आपस में रह नहीं पाए थे, 2.5 साल में सरकार गिर गई। जिस इमरजेंसी की चर्चा आज बीजेपी के नेता लोग कर रहा है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, दिल्ली में भी शासन किया, पंजाब में भी शासन किया, 84 के दंगे पर भी जो बात होती है, तो कुल मिलाकर ये जो इंडिया गठबंधन की राजनीति है ना, यही डमाडोल की स्थिति में है। गठबंधन की राजनीति में जो कमी आ रही है वो दिख रही है, और उसके पीछे क्या है कि कांग्रेस का मजबूत होना और उसको आधार बनाना। ममता बनर्जी का एक्सेप्टेंस मुझे नहीं लगता है कि वो, चूंकि मोदी से जब मुकाबला होता है तो सिर्फ अपने स्टेट तक सीमित करा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा कि इंडी गठबंधन की बात की, और ये जो साल की शुरुआत है वो लिटमस टेस्ट है इंडी गठबंधन का, खासकर दिल्ली चुनाव को लेकर के, जहां बड़ी इंडी गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों कोलाइजन में है, आमने सामने होती दिख रही है, सीटों पर जो घोषणा हुई है। तो ये जो इंडी गठबंधन, आपको लग रहा है कि मैदान में कांग्रेस अपना स्पेस जो खोई है दिल्ली में, उसको आम आदमी पार्टी से लड़के लेने के लिए यूपी से लड़ने की नहीं कर रही है, और आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है, तो क्या वो आम आदमी पार्टी से अपना खोया हुआ स्पेस ले पाएगी कांग्रेस, या फिर ये दोनों लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए? भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो होगा। जब दो लोग लड़ेंगे आपस में, मित्र लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, आप इंडिया गठबंधन के मेंबर हैं, जाहिर सी बात है फायदा मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूं, कांग्रेस साथ में दिक्कत क्या है कि सेकंड लाइन के नेता नहीं है उनके पास, सेकंड लाइन में नेता की कमी हो गई है। आप देखिए शीला दीक्षित के जाने के बाद दिल्ली में कोई चेहरा नहीं मिल पाया, बनाने की कोशिश की गई तो वो बीजेपी भाग गए, गोदी में बैठ गए, लवली जो तमाम नेता लोग हैं। तो दिल्ली का चुनाव वो लिटमस टेस्ट नहीं कराएगा। बिहार की राजनीति में, बिहार तो सितंबर में, अभी ये दिल्ली का बताइए हालात। दिल्ली का चुनाव तो मान के चलिए कि केजरीवाल वर्सेस ऑल है, चाहे उसमें बीजेपी को जोड़ दीजिए चाहे कांग्रेस को जोड़ दीजिए, केजरीवाल मजबूत स्थिति में है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीति भी मोदी स्टाइल की राजनीति है। वो जब निकलते हैं तो अपने स्टाइल में वो राजनीति करते हैं। भारतीय राजनीति की जो परंपरा है, परंपरागत शैली है, उसमें कांग्रेस थी, कांग्रेस को भी छोड़ना पड़ा, तभी तो आप एग्रेसिव बोलते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप संविधान की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा सत्ता में तो 50% का वो भी तोड़ दूंगा, यानी आप खुद संविधान की तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर उसका सही आकलन किया जाए तो। खैर, राजनीति में जो न करा, राजनीति क्या होता है ना कि वक्त के हिसाब से बदलती रहती है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, जहां संभावनाएं मिलेंगी लोग उधर ही चलेंगे। इस वक्त भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी सरकार की जो फिलॉसफी है, जो स्टाइल है,
उसी को कॉपी करने का सब लोग प्रयास कर रहा है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स, जनता के पास सीधी बात पहुंचाने का। और इसमें कौन सी पार्टी सफल होती है, सिक्का उसी का चलेगा। दिल्ली में आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल बेहतर कर पाएंगे, या फिर जैसा मैंने पिछले सवाल में पूछा, केजरीवाल लंबी लड़े और दिल्लिया घेरे वाली बात नहीं। केजरीवाल की स्थिति आज की तारीख में अभी तक मजबूत स्थिति में है। मैं अभी अपने कुछ दिल्ली के मित्रों से बातचीत कर रहा था, तो वो बोले थे कि नहीं, दिल्ली में केजरीवाल ठीक है। हालांकि दिल्ली को अगर आप शीला दीक्षित के कंपेरिजन में अगर तोलेंगे तो वो आपको उतना दिल्ली, वो स्वच्छ दिल्ली या सुंदर दिल्ली वाली बात तो है नहीं। राजनीति के चक्कर में दिल्ली को भले बर्बाद कर दिया गया है, और उसमें बीजेपी भी कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास एलजी है। लेकिन एलजी, आपने कल वाला घटना देखी होगी कि अब सोचिए, सरकार आम आदमी पार्टी की और विज्ञापन दे रहा है अधिकारी बिना सरकार के, मंत्री के कॉन्सेंट से। तो यहाँ बहुत खतरनाक राजनीति चल रही है। अब ये सब आपने कहा था ना कि क्या बदलेगी राजनीति। आप दिल्ली की घटना को आप उससे समझ सकते हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। भाई आपने वादा किया और आपने विज्ञापन डाल दिया, बिना अधिकारी ने डाल दिया। ये क्या है? ये बदलती राजनीति का एक तरह से तस्वीर है। इसको देखिए, समझिए। हम सिर्फ मोदी और राहुल की बात करते हैं, यहां समझने की बात नहीं। भारतीय राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, और ये मुझे लगता है कि अभी आने वाले 10-5 साल और चलेगा। भारतीय राजनीति में जो भी प्रयोग करना था सभी ने प्रयोग कर लिया। केजरीवाल ने प्रयोग कर लिया, कांग्रेस ने प्रयोग कर लिया, मोदी जी तो प्रयोग कर ही रहे हैं लगातार। और उनका प्रयोग कई जगह असफल हुआ है, जैसे अयोध्या हार उनको पचा नहीं पा रहे हैं लोग, तो फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। आलम ये हो गया है कि बीजेपी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस पर भी अब सवाल उठने लगे। तो ये भारतीय राजनीति का बदलता हुआ चेहरा है। जो आरएसएस के गाइडेंस से बीजेपी चलती थी, ऐसा एक परसेप्शन है। और आज की तारीख में लोग आरएसएस, मोहन भागवत के जो चीफ हैं, उनके बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये बदलता भारत का एक चेहरा आपको समझ में आएगा कि भारतीय राजनीति में सत्ता के लिए कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है, जनता इससे गायब है। जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये कैसे कह रहे हैं आप, जनता से कोई सरोकार नहीं है? तो जो भी धर्म और जाति की बात हो रही है, इसका तो जनता ही रिप्रेजेंट कर रही है, जनता ही वो समझ रही है। इसकी बात आप कैसे कर सकते हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है कि जनता ये चाहती है कि जाति वाली राजनीति हो और धर्म की राजनीति हो। आप बाहर जाइए, निकलिए, क्योंकि पत्रकारिता है नहीं आज की तारीख में। आपने पत्रकारिता की बात कही थी। अगर पत्रकार लोग सही सवाल करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ। संसद में जो धक्का मुक्की कांड हुआ, उसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं आया। क्या किसी चैनल पर ये खबर प्रमुखता से चली, या अखबारों में छपी, या पब्लिक के पास मैसेज गया? पब्लिक तो जानना चाहती है सच, लेकिन उस सच बताया नहीं गया। वो अभी कैलाश हॉस्पिटल में आराम कर रहा है। एक सरकारी हॉस्पिटल में एक देश के सांसद हैं, वो उनको आरएमएल से फिर ट्रांसफर कर दिया कैलाश हॉस्पिटल में। कैलाश हॉस्पिटल किसका है? महेश शर्मा जी का, बीजेपी के नेता है। इन तमाम सवालों को अगर जनता के पास लाया जाएगा तो जनता समझेगी। जनता जानना चाहती है सच क्या है। आपने कहा ना, जनता को तो पता ही नहीं होता कि सच क्या है, झूठ क्या है। आप किसी भी सड़क पर चलते हुए आदमी से पूछिए, उसको सिर्फ सुनाई पड़ेगा कि नहीं वहां मस्जिद मिला है, वहां मंदिर मिला है। अभी जीएसटी वाला मामला जो अभी आया निर्मला सीतारमण का, कि यूज कारों पर जो टैक्स लगेगा, 80% जीएसटी टैक्स लगेगा। बताइए कितना बड़ा मजाक है। टैक्स लगाने का तौर तरीका जिस तरह से सरकार अपना रही है, और लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। ये सच बताने का काम किसका है? मीडिया का है। बताया जाएगा कि टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप टैक्स तो ज्यादा लगाइए, सरकार आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन टैक्स पर जो सवाल उठ रहे हैं कि 6 लाख की गाड़ी अगर 1 लाख में बेचेंगे तो 5 लाख रुपए जो मार्जिन है उस पर 18% टैक्स लगेगा, यानी कि 18% 90,000 रुपए देना पड़ेगा टैक्स में। ये ऐसे सवालात को जनता के पास नहीं रखा जाएगा ढंग से, तो क्या होगा? तो देश की राजनीति दशा दिशा जो है पॉलिटिकल पार्टी तय कर रही है। जनता की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, चाहे कांग्रेस की भी हो चाहे बीजेपी की, दोनों की। अब कह रहे हैं कट गया है, सही है। लगातार ये आरोप लग रहा है, जैसे आपने आर्थिक स्थिति की बात कही, 91 के बाद से कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति अपने हिसाब से चल रही है, कोई भी शासन में हो चल रहा है ब्यूरोक्रेट का, आपस में जानने वालों का। तो ये टैक्स सिस्टम है जिसकी बात आपने उठा दी। एक हल्के में भी बात उठ रही है कि टैक्स आमदनी पे बजाय वेल्थ पे लगना चाहिए, या कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कल एक डाटा देख रहा था,
मतलब 15 के पहले या 16 या 17 के पहले कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा दिया जाता था देश में। टैक्सेस का जो कलेक्शन होता था ना, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस ज्यादा आते थे। और अभी का रिसेंट डाटा जो आया है, इसमें इनकम टैक्स जो दे रहे हैं 10 करोड़ के आसपास देश की जनता दे रही है, वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा दे रही है। आप डाटा देखेंगे तो आपको आश्चर्य रहेगा। तो आप समझिए, वेल्थ पर टैक्स नहीं लग रहा है। आम आदमी इनकम टैक्स दे रहा है, जो आदमी दे रहा है। इनकम टैक्स से जो कलेक्शन हुआ है, वो कॉर्पोरेट वाले जो दे रहे हैं उससे ज्यादा कलेक्शन आया है। ये वो टैक्स कम दे रहे हैं और आम जनता जो कमा रही है। अब एक और डाटा मैं देख रहा था कि विदेशों में जो टैक्स देते हैं लोग, अगर 100 आदमी टैक्स दे रहा है तो उसमें 97 आदमी, 98 आदमी वो वोटर रहता है। हमारे देश में अगर 100 आदमी वोट दे रहा है तो उसमें मात्र 3 ही आदमी टैक्स देने वाले हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? तो टैक्स देने वाले को सरकार से मतलब नहीं है कि तुम 3 आदमी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो 97 आदमी है, हम उसके लिए कुछ करेंगे। तो अगर डाटा का सही मायने में अगर आकलन किया जाए, देश की जनता को बताया जाए, न कांग्रेस कर पा रही है, न बीजेपी को तो उसकी सत्ता में है, उसको तो सत्ता चलानी है अपनी। तो ये काम विपक्ष का था। जो विपक्ष भी अपने काम काज से, क्योंकि उसका काम सिर्फ विरोध करना रह गया है, हम विरोध कर रहे हैं, जनता को जागरूक करना। जैसे आपने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, अच्छा काम था वो, लोग जुड़े थे उससे और लोगों ने जानने का प्रयास भी किया। लेकिन आपको मीडिया के हाल में बताऊं कि जिस दिन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जम्मू उनका यात्रा पहुंचा था, मैं झारखंड में था, प्रभात खबर में, वहां का जो सबसे बड़ा अखबार है, उसमें सिंगल कॉलम में खबर छपी थी। मैंने विपक्ष का एक नेता जम्मू पहुंच गया और आपने खबर डाली है सिंगल कॉलम में, पेज नंबर 10 पर। मुझे तभी आश्चर्य हो गया कि देश की दशा और दिशा में भारतीय राजनीति का तो योगदान है ही, मीडिया के योगदान को भी याद रखा जाएगा। अब बुरा मत मानिएगा आलोक जी, पॉलिटिकल पार्टी को मैं उतना बुरा नहीं मानता, क्योंकि उनका काम है सत्ता हासिल करना। बाकी जो संस्थाएं हैं, जैसे हम और आप हुए, चाहे एक आम जनता है, एक सैनिक है, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, इसका जो रोल है ना, आज की तारीख में बहुत ही गड़बड़ है। वो एजेंडाबाजी वाला बात हो गई है। और अगर सच नहीं मालूम होगा जनता को, लोग भ्रम की स्थिति में रहेंगे, तो राज कौन करेगा? कभी कांग्रेस का राज करेगी, कभी बीजेपी राज करेगी। इसका नुकसान जनता को होता है। और टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, हमारे बाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें अब समझ में आ रहा है कि टैक्सेस क्या हो रहे हैं। अब कोई जाति की राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है। आपको याद होगा मंडल कमीशन के बाद, जब राम जो रथ यात्रा शुरू हुआ, उसके बाद कई हिंसा हुई और तमाम चीजें हुई, उसके बाद वो मामला दब गया कि देश आगे बढ़ने लगा, हम और आप सभी लोग आगे बढ़ने लगे। फिर एक दौर आया है, ये भी चलेगा 2-4-5 साल, 10 साल, 5 साल और चलेगा मैक्सिमम। उसके बाद फिर इसी की राजनीति करेंगे लोग। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो अभी आपको दिखाई पड़ेंगे हर जगह, टेलीविजन चैनल पर, चाहे हर जगह, समाज के किसी भी हिस्से में जाइए, ये आने वाले समय में इसकी कमी आएगी। अब लगभग हो गया, जितना करना था वो कर चुके हैं, सभी लोग प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन देखिए, हम लोग आप इस चिंता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इकोनॉमी की बात होती है तो एक बड़ा अच्छा सा चेहरा दिखाया जाता है। कहा जाता है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाला आर्थिक व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि 5वीं है तो 3वीं हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, आगे सही है वो। लेकिन आपने इसमें और यही समझने की बात है, लेकिन जो अमीरी और गरीबी की जो खाई थी ना, वो बढ़ा है। 1927 में जो स्थिति थी, वो स्थिति आ चुकी है। आप समझिए इस बात को। इकोनॉमी में हम लोग बहुत डेवलप किए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश के साथ साथ में एक बड़ा मार्केट है, तो हमारा इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें दो राय नहीं है। और पहले भी थी, यानी कि मोदी जी के आने के बाद हुआ है, पहले भी था, आज भी है। लेकिन ये जो खाई है ना अमीरी और गरीबी की, इसका भी डाटा आया था, जिस पर बहुत सार्थक चर्चा नहीं हुई, देश की जनता नहीं हुई। यही वजह है कि छोटी गाड़ियां जो हैं शोरूम में पड़ी की पड़ी रह जाती हैं और महंगी गाड़ियां लगातार बिकती हैं। मीडिया उसी को दिखाता है, देखिए महंगी गाड़ी 50 लाख की गाड़ी आया, सेल हो गया। लेकिन 6 लाख से लेकर 8 लाख 10 लाख वाली गाड़ियां जाके शोरूम में पता करिए, आपको वो जो शोरूम वाले हैं बैंक का लोन लेकर के उन्होंने गाड़ी मंगाया है, कर्जा, उसका एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कहीं इकोनॉमिक टाइम्स में, बहुत भयावह स्थिति है। तो भयावह स्थिति का कोई नहीं बताता है। आपने कहा ना कि हमारी इकोनॉमी 3rd और 5 है, अभी उसी के आपको वही जानकारी मिली है। लेकिन अगर आप इसको तह में जाएंगे तो बहुत सारी खामियां हैं। बेरोजगारी दर बढ़ा है, आप
अब क्या कहिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक फिगर हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें कि जो आप बताओगे चर्चा में कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से टैक्स कमा रहा है और इनके जो कॉर्पोरेट टैक्स। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी दिन के लिए से आज की तारीख में जो आईटी कंपनियां हैं वो अपने सीईओ को 80 करोड़ तक दे रही है, लेकिन अपने एम्प्लॉई को पैसा नहीं दे रही। तो अब कैसे गए? अब एक इंजीनियर उसको 13,000 मिल रहा है और वही इंजीनियर जब सीईओ बन जा रहा है तो उसको 60 करोड़ मिल रहा है सालाना 13 लाख में मिल रहा है इसे। और वहां ये बड़ी स्टोरी हो सकती है कि कॉर्पोरेट टैक्स से कलेक्शन कम आ रहा है और इनकम टैक्स से कलेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी स्टोरी है। देश को जानना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कॉर्पोरेट टैक्स में आपने काफी छूट दी है और इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया है, लोगों को इतने ज्यादा टैक्सेस हैं, गाड़ी खरीदिए तो उसमें टैक्स, पेट्रोल खरीदिए तो भी टैक्स, हर जगह टैक्सेस है, सेस है, टैक्स है। सवाल उसका भी नहीं है। सवाल मैंने कहा ना कि भारतीय राजनीति में इस वक्त जो है दोनों साइड से, पक्ष और विपक्ष दोनों जगह से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, हावी लोग हैं। राहुल गांधी की आपने चर्चा की, वो एग्रेशन में आते हैं और एग्रेशन में अच्छी बातें नहीं बोल पाते। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में नहीं बढ़िया बोल पाए और उसके पिछले सत्र में जब उन्होंने शिव जी की फोटो लगाई थी, और याद होगा आपको वो जो सबसे बेहतरीन भाषण था अगर देखा जाए तो विपक्ष के नेता के रूप में, इस बार वो गड़बड़ा गए, एक एक्सट्रीमिस्ट बन गए हैं। और हर आदमी, अरविंद केजरीवाल भी एक्सट्रीमिस्ट है। मैंने अगर मजबूती से नहीं बोलिएगा, वो दौर खत्म हो गया जो वाजपेयी जी के जमाने के अंदाज में और सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह का जो संवाद हुआ था संसद में शेरो शायरी के अंदाज में, अब कहां देखने को मिलता है। आप राज्यसभा में देखिए, संजय सिंह चिल्लाते हैं, हर आदमी चिल्लाता है, यहाँ इवन स्पीकर को चिल्लाना पड़ता है। और ये सब हम लोगों ने कभी भारतीय राजनीति में देखा नहीं है। तो मुझे आश्चर्य लगता है। और आपने पूछा था दशा और दिशा के बारे में, तो आने वाले समय में 2-4-5 साल अभी रहने की पड़ती है, लेकिन ये सब दौर खत्म हो जाएगा। ये संक्रमण काल है, भारतीय राजनीति का एक संक्रमण काल है। यहां से जो निकलेगा, जो चीजें निकलेंगी, जैसे मीडिया आज की तारीख में हम सब लोग मीडिया के पार्ट रहे हैं, काफी स्वतंत्रता थी, आज भी लोग बोलते हैं कि स्वतंत्रता थी, लेकिन हम तो टीवी डिबेट में जाते हैं तो मालूम हुआ वहां प्रधानमंत्री बनारस से हार रहे थे, हम एक बड़े चैनल में बैठे हुए थे और वहां खबर नहीं चल रही थी। मुझे प्रोड्यूसर ने बताया कि 16,000 वोट से पीछे हैं। लेकिन खबर चलाओ, ब्रेकिंग खबर चलाओ, प्रधानमंत्री कम मार्जिन से जीते, उस पर चर्चा नहीं हुई। 1.5 लाख वोट से जीते, इस पर चर्चा नहीं हुई। बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स में कलेक्शन में चर्चा नहीं हुई। छोटी गाड़ियों का जो शोरूम है वो कैसे किस तरह तबाह हो गया है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। सब डाटा आ रही है, अखबारों में खबर छप रही है, ऐसा नहीं यार। बाकी कुछ लोग खबर लिख रहे हैं लोग, तो हमें वहीं से जानकारी मिलती है। मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, मेन स्ट्रीम आना चाहिए। एक और बात है, जब 2025 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तब पूरी शताब्दी एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड में जा रही है, एआई की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अनोवेटिव ग्रोथ है। वैसा ही जैसे कि हम लोग को लगा था प्लास्टिक आएगा चला जाएगा, तो प्लास्टिक हमें भूल दिया, वैसे ही एआई के बारे में कह रहे हैं कि एआई का जो ग्रोथ है वो अनइमेजिनेबल तरीके से बढ़ता जा रहा है और पूरे ब्रह्मांड में छाने वाला है। तो क्या आपको लग रहा है कि हम आप जब एजुकेट करते हैं लोगों को अपनी पत्रकारिता से, तो यंग को इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने की जरूरत है ताकि वो दुनिया में एक अपने मिसाल के तौर पर अपने को स्टेबल कर पाए? टेक्नोलॉजी जानने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, आपको भी, हमें भी। अब यंग जनरेशन से तो हम लोग तुलना कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानना जरूरी हो गया है क्योंकि सब कुछ सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आ चुका है। और जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके कई गलत पक्ष होते हैं, इससे नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। जैसे कंप्यूटर आया था, राजीव गांधी ने लाया था, तो लोगों ने कहा कि इससे जॉब खत्म हो जाएगा, लेकिन जॉब उससे जनरेट हुआ। तो एआई वाला जो टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं ना, ये तो अभी उसका जो एक ही रूप देखने को मिला है, विद्रूप रूप। कौन सा रूप? तो किसी का फोटो मार्फ करके बनाया जाता है, अभी तक ये डीप फेक करते हैं। लेकिन आने वाले समय में एआई से भी चीजें बढ़िया होंगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी उतना टेक्नोलॉजी को मैं बुरी चीज नहीं मानता। टेक्नोलॉजी हमेशा आपको एक नई संभावनाओं को जन्म देता है और संभावनाओं में बहुत सारा स्पेस छिपा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और आपके इस दृष्टि से और आपके इस दृष्टिकोण से जुमाती के दर्शक जाहिर तौर पर लाभान्वित होंगे। आभार आपका, धन्यवाद।